हेलो गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम कौशल्या एकेडमी। फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा, इसके पहले हमने रेडॉक्स रिएक्शन कवर किया था, रेडॉक्स पार्ट कवर किया था। रेडॉक्स पार्ट इसलिए कवर किया था क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उससे इंटर रिलेट करता है और बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द रेडॉक्स रिएक्शन या फिर रेडॉक्स केमिस्ट्री। बेसिकली अगर हम बात करें तो रेडॉक्स में हमने बहुत सारी बातें करी थी, है ना, आपको आया भी होगा। दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैसे ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिडक्शन देखा जाता है, सारी चीजों का रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे कि कैसे किसी चीज को आप ऑक्सीडाइजिंग की कैटेगरी में रख देते हो, कैसे किसी चीज को आप रिड्यूसिंग की कैटेगरी में रख देते हो। उन्हीं सारी चीजों के बारे में यहां पे चर्चा करेंगे। उसके पहले ये जो लेक्चर होने वाला है, ये पूरा का पूरा आपको बेसिक्स बताएगा। ठीक है, मैंने हर लेक्चर में आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानकारी देता हूं। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम किन किन टूल से होके गुजरेंगे और किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पे अपने को बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पे हम लोग जो चीजें यूज करने वाले हैं, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक, मतलब कुछ रिलेटेड है, कुछ रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। क्या रिलेट कर रहा है सर, क्या रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट आप इसका डेफिनेशन नोट डाउन कीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बोलता है अपने को। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या किसके बारे में बात करेगा ये? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होगा, कहां से? फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। From energy released during spontaneous chemical reaction. What is the spontaneity sir? What is the spontaneity? तो ये सारी चीजें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनिटी, या फिर यू कैन से दैट द कंटिन्यूअस रिएक्शन, कंटिन्यूअस रिएक्शन। ठीक है, ये बोल सकते हो आप। ठीक, स्पॉन्टेनियस कब होता है कोई प्रोसेस? ठीक है, थोड़ा सा मैं थर्मोडायनेमिक्स में खोलने का प्रयास करूंगा। यहां पे कोई प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस कब बोलते हो? जब उसमें डेल जी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, डेल जी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, दैट मीन्स नेगेटिव होगी। सर क्या ये आप बता रहे हो वो स्पेसिफिक है? बिल्कुल नहीं है स्पेसिफिक, है ना, पहले बता दे रहा हूं, स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ये दोनों प्रोसेस को फॉलो करता है। पहले हम लोग स्पॉन्टेनिटी चेक करते हैं, फिर हम लोग क्या चेक करते हैं? डेल एच की वैल्यू चेक करते हैं, फिर हम डेल एस की वैल्यू चेक करते हैं, डेल एच की वैल्यू चेक करते हैं, फिर डेल जी की वैल्यू चेक करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रो मैं बताया हूं कि इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। आप देखो, आप एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट, एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल energy to bring about non-spontaneous chemical reaction is called electrochemistry। सबसे बेसिक और बहुत ही इजी डेफिनेशन है ये, है ना। इस डेफिनेशन से आपको चीजें क्या समझ में आ रही? एक बेसिक सी चीज समझ में आ रही है कि कुछ ऐसा हो रहा है सर कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होते दिख रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मदद से हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये दोनों जो प्रोसेस है ये हमको अलग अलग मिलेगा? ऑब्वियसली अलग अलग मिलेगा बेटा। द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस आर रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने पहले ही बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? रेडॉक्स रिएक्शन। जब तक आपको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये चीज आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सेल का, थोड़ा सा बात करेंगे सेल का, क्योंकि यहीं से चीजें स्टार्ट होती है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या मतलब होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। बेसिक सा चीज बता रहा हूं, उसके बाद इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंजिंग टू द केमिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है कि आपका जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन होके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। सर यही चीज तो आप पीछे बताए थे। यस, यही चीज पीछे बताया था। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या बात समझ में आई बेटा? दैट मीन्स द फर्स्ट डेफिनेशन को आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन हो सकता है फर्स्ट डेफिनेशन। व्हाई? बिकॉज क्या हो रहा है, which deals with the production of electricity from the energy released during the spontaneous chemical reaction. A spontaneous chemical reaction, that means a continuous chemical reaction. Non-breakable chemical reaction is called the spontaneous chemical reaction, whereas the non-breakable chemical reaction is called spontaneous chemical reaction, whereas the breakable chemical reaction is called non-spontaneous chemical reaction. उसमें spontaneity होती ही नहीं है, उसमें continuity होती ही नहीं है। आप उसको जबरदस्ती करा रहे हो, आप उसको एनर्जी देके करा रहे हो, तो जबरदस्ती वाली जो चीज होती है उसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि आप इसको एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो उसके बाद हो रहा है। और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल एनर्जी, कोई केमिकल ऐसा रखा हुआ है और इस केमिकल में कोई रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद यहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, दैट टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बेसिक सा चीज है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में बता रहा हूं। फिर बोला कि आपके पास कोई केमिकल रखा हुआ है, आपके पास कोई केमिकल रखा हुआ है। इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर जरूरत पड़ती है, इस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इज इट क्लियर? दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा चीज है, बहुत ही सिंपल चीजों के बारे में आज डिस्कस करूंगा मैं। कुछ डेफिनेशन वाले पार्ट है, जैसे कि मैं बोलता हूं कि टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। बहुत ही ईजी वे में इस लेक्चर का फ्लो जाएगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है। सबसे पहली बात तो इसका मीनिंग समझिए आप। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से क्या मतलब है सर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से क्या मतलब है? द सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। ये तो सारे लोग जानते हो, लेकिन सर अभी भी मेरे को इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। द सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर्स। और बेसिकली किसको अपन कंडक्टर्स बोलते हैं? मेटल्स को। किसको कंडक्टर्स बोलते हैं? मेटल्स को। तो मेटल्स एग्जांपल ले लो, Ag ले लो, Au ले लो, Fe ले लो, है ना, सारे के सारे कंडक्टर्स है। Cu ले लो, है ना, ये पूरे कंडक्टर्स है। Pt ले लो, कंडक्टर्स है ये सब। तो मेटल्स जो होते हैं वो आपके कंडक्टर्स होते हैं। दूसरी बात, this substance which does not allow the passage of electricity is called insulator और non conductor। जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, ये सारी चीज तो छोटी सी डेफिनेशन है, इस चीज को आप लिख के रखो, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, इसके कंडक्टर्स के टाइप कितने होते हैं? तो फर्स्ट होता है मेटेलिक कंडक्टर, जिसको आपने देखा, मेटेलिक कंडक्टर दैट मींस द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो मेटेलिक कंडक्टर होगा। दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। दूसरा क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आएंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट आएंगे। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें, और केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तीन कैटेगरी पाई जाती है ना, इलेक्ट्रोलाइट की तीन कैटेगरी पाई जाती है। फर्स्ट एसिड, ठीक है, दूसरा बेस और थर्ड सॉल्ट, ठीक है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट?
सबसे बेसिक डिफरेंस है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, समझना, ध्यान से समझना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या बोल दिए सर आप? मतलब जिसका डिसोसिएशन 100% पॉसिबल है, 100% जो डिसोसिएट हो सकता है। सर ये तो नहीं समझ में आया, 100% डिसोसिएशन क्या क्या मतलब? अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो गई, सर ये भी समझ में नहीं आया बेटा। ये जो डिसोसिएशन है, डाइल्यूशन है, ये सारी चीजें अपन इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप समझ लो कि अगर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अगर 100% डिसोसिएट हो जाता है, मगर मतलब एक बार वो टूट रहा है तो 100% उसका टूटना तय हो जाता है, दैट इज कॉल्ड 100% डिसोसिएशन। एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरी बात, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सर आपने एग्जांपल तो नहीं दिया, दे देते। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये सब लिख सकते हो। बेस में इसका जो एग्जांपल है वो क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा, ठीक है, NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा, ये इसका एग्जांपल है। सर लेकिन मैं सॉल्ट को कैसे याद रखूंगा या फिर रखूंगी? मैं बता रहा हूं सॉल्ट को कैसे याद रखोगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आप रिएक्शन करवा दो, तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पता ही है बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जब एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस H2O बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो आप यहां पे न्यूट्रलाइज करवा दो चीज को तो आपको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स व्हाट? HCl का रिएक्शन करवा दो, HCl एसिड है और बेस आपका NaOH है, तो ये तो यूनिवर्सल रिएक्शन के कैटेगरी में भी आता है। क्या बनाएगा ये? NaCl सॉल्ट बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद क्या था? H2O निकालना था, हमने H2O निकाल दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमारा ये सॉल्ट की कैटेगरी में क्या आएगा? NaCl स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, KCl स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। तो ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, जो कि 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी अल्फा की वैल्यू 1 होती है। नीट का क्वेश्चन है, इस चीज को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे जब आप लेक्चर का फ्लो आगे चलते जाएगा तो आप चीजों को समझते जाओगे, ठीक है। डिसोसिएशन की वैल्यू, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होती है उनकी डिसोसिएशन की वैल्यू 1 होती है, दैट मींस अल्फा की वैल्यू उसकी 1 होती है, सिंपल सी बात, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल लिख दिए। अब सर ये तो आपने बता दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी कुछ बता दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड की कैटेगरी में देखो, एसिड की कैटेगरी में देखोगे तो CH3COOH, ठीक है, एसिडिक एसिड, ठीक। और अगर बेस की कैटेगरी में देखो तो वीक बेस कौन सा होगा? NH4OH, ठीक है, ये वीक बेस है, ठीक। अब इसी में अगर आप सॉल्ट देखते हो तो क्या मिल जाएगा आपके पास? NH4Cl, ठीक है, या फिर आपको क्या मिल जाएगा? कोई भी और भी सॉल्ट ले सकते हो जो कि वीक की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट, जितने भी अमोनियम सॉल्ट होते हैं वो वीक सॉल्ट की कैटेगरी में आएंगे। सॉरी, अमोनियम सॉल्ट नहीं आते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करके आप एसिड और बेस के रिएक्शन करवा के, वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्शन करवा के आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, जितना भी चीज यहां पर डिस्कस करेंगे हम ज्यादातर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैक्स टू मैक्स चीजें आपको इस पे बेस्ड मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखे रहेंगे, मैक्स टू मैक्स चीजें इस पे बेस्ड मिलेगी और मेन वही चीज है, ठीक है, सबसे मेन चीज, ठीक। फिर आगे देखते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये क्या होते हैं। इसको सर आपने 2 कैटेगरी में तो मेरे को दिखा दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब आप समझो, आपको खुद को पता चल गया कि कुछ एसिड आ रहा है, कुछ बेस आ रहा है, कुछ सॉल्ट आ रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? फिर इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड मीडियम है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड मीडियम है विच कंटेन्स आयन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका लिक्विड मीडियम है ना, कोई भी लिक्विड मीडियम है, क्योंकि वो बना रहा है इलेक्ट्रोलाइट। देखो 3 कैटेगरी में इसको और भी डिवाइड कर सकता हूं मैं, मोल्टन एक्वस, ऐसे करके मोल्टन एक्वस और बोल सकते हो आप लिक्विड, है ना। ऐसे करके 3 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। तो ये क्या है?
कॉम्बिनेशन ऑफ आयन है या फिर कलेक्शन ऑफ आयन्स है, बहुत सारे आयन्स इसमें जो कि डिसोशिएट होते हैं, जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि यहां पे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब बेसिकली यहां पे सॉल्यूशन फेज की बात हो रही होगी, सॉल्यूशन फेज की बात हो रही होगी। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, या तो एक्वस स्टेट में बनेगा या फिर लिक्विड स्टेट में बनेगा, इन सारी स्टेट में सॉल्यूशन बनेगा, तब जाके आपका जो भी मेन इलेक्ट्रोलाइट है। क्योंकि भाई साहब आपके पास अगर HCl है तो HCl के पास आयन है ना, ठीक है, आयन है मतलब उसके पास नंबर ऑफ आयन्स है जो कि डिसोशिएट हो सकते हैं, एंड अल्फा की वैल्यू उसकी 1 आ सकती है। दैट मीन्स इसका डिसोसिएशन 100% पॉसिबल है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको लगभग थोड़ी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और इसको क्लियर करते चलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका जो डिसोसिएशन है मोल्टन स्टेट में क्या होगा, एक्वस स्टेट में क्या होगा, कैसे आप मोल्टन और एक्वस को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है बेटा कि एनोड में कैसे रिएक्शन होते हैं, कैथोड में कैसे रिएक्शन होते हैं, तो वो सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। फिर देखिए व्हाट इज द मेन डिफरेंस सर, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्शन, जब कोई मेटेलिक कंडक्टर आपके पास है और मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, जब आपके पास कोई मेटेलिक कंडक्टर है और मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हो रही है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग ओनली मेटल्स और व्हाई वी आर नॉट यूजिंग ओनली इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो देखिए बेटा यूजेस के हिसाब से होता है, जैसे आपके दिमाग में आया होगा कि हमारा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वहां पे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते, वहां पे अपन इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं, कॉपर वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं, तो अपन वायर यूज करते हैं। इन केस ऑफ मोबाइल फोन्स, अगर वहां पे मैं कॉपर का लगा दूं, पूरा का पूरा सिस्टम कॉपर का लगा दूं, तो वहां पे बैटरी बनेगा नहीं। बैटरी किससे बनता है, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू बनता है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, मिक्स होंगे, जिससे बैटरी बनेगा, और बैटरी बनेगा तो हमारे मोबाइल को पावर मिलेगा। वही बात अगर मैं कंडक्शन इसमें करूं, तो देखिए मेन मकसद हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यहां से स्टोरेज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोलाइट चार्ज स्टोर कर रहा है कि क्या कर रहा है ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेटेलिक कंडक्शन में चार्ज स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये डिस्कस नहीं कर रहे। सिंपल सी बात हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि मेटेलिक जो कंडक्शन होता है किस टाइप का होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। फर्स्ट देखिए, इट इज कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सब जानते हो कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। लाइकवाइज कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ आयन। सर क्या डिफरेंस है, जो आपका इलेक्ट्रॉन हो भी तो आयन है, कैसे करें आप बेटा। यहां पे जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो दोनों आयन के मूवमेंट होते हैं, तो सर क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता होगा? यस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग सिर्फ किसको लेंगे, नेगेटिव आयंस को लेंगे। लेकिन मूवमेंट ऑफ आयंस इसलिए लिखा है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दोनों आयन का मूवमेंट होता है। व्हाई? बिकॉज योर इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, टूटेगा मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपका टूट रहा है तो H प्लस प्लस Cl माइनस, लाइक एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना, A प्लस प्लस Cl माइनस ऐसे करके टूट रहा है, या फिर A प्लस प्लस B माइनस करके टूट रहा है। तो भाई साहब अगर आपके पास डिप्ड इलेक्ट्रोड है, दो टाइप के इलेक्ट्रोड है जिसको आप एनोड और कैथोड के नाम से जानते हो, तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये आयंस का मूवमेंट होगा। दैट्स व्हाई इट इज कैरीड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कंडक्टर ऐसे करके रखा हुआ है, दैट इज योर मेटेलिक कंडक्टर ऐसे करके रखा हुआ है, आपको दिख रहा है क्या मूवमेंट ऑफ उसका इलेक्ट्रॉन, या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है क्या? सपोज आपने स्विच ऑन किया और यहां पे कॉपर वायर है, कॉपर वायर एकदम से क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है, नो चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल, यू कैन ऑल्सो से दैट। ठीक है, तो यहां पे नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर,
whereas the involves the decomposition of electrolyte. Decomposition of electrolyte, that means the chemical orientation of that particular electrolyte is changing, है ना। जो भी केमिकल प्रॉपर्टी रही होगी उसकी, है ना, आयन का जो डिस्टेंस रहा होगा या फिर कुछ भी रहा होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स क्या है, आपके पास डिप्ड इलेक्ट्रोड है तो हो सकता है कहीं पे डिपोजिशन हो रहा होगा, कहीं पे डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, कहीं पे डिपोजिशन हो रहा होगा, कहीं पे डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज चेंजिंग। Chemical property of electrolyte is changing. Why? Because the main factor is the decomposition of electrolyte. Is that clear? Next देखिए, जब ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव का इधर मूवमेंट हो रहा है, नेगेटिव का इधर मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ आयंस। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ आयन टू द इन द इलेक्ट्रोड्स में इसके आयंस का ट्रांसफर दिखाया गया है। ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर। ठीक है, किसी मैटर का ट्रांसफर ये दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहां पे, अगर आप रिपीटर हो या फिर ड्रॉपर हो, ठीक है, 11th वालों के लिए तो नहीं बोल सकता, अगर आप ड्रॉपर हो या फिर रिपीटर हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स में हम लोग कोलिजन पढ़ते हैं, इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं। इलास्टिक कोलिजन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है कि एक कोलाइड किया एनर्जी ट्रांसफर हुआ, दूसरे में कोलाइड किया एनर्जी ट्रांसफर हुआ। दैट मीन्स ये स्टेट चार्ज के लिए भी अप्लाई होता है कि चार्ज कोलाइड के इलेक्ट्रोस्टैट में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, चार्ज कोलाइड किया, चार्ज से एनर्जी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी से वो फिर दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ऐसे करके सक्सेसिव वे में जाता है। दैट मीन्स डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनी मैटर ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। बट इन केस ऑफ क्या होगा, जैसे मान के चलो आपका मोबाइल का ही बैटरी मैं ले लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल। इन सारी चीजों में इतना डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन को आप इमेजिन करके देखो, है ना। डे टू डे लाइफ में अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो आपका मोबाइल फोन का बैटरी एक बार लगा देने से लाइफ टाइम नहीं चलता है ना। उसको हर दिन आपके यूजेस के हिसाब से उसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसको हम पर्टिकुलर आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आयंस खत्म हो जाते हैं जब अपन कंज्यूम करते हैं, तो उस आयन की एनर्जी खत्म हो जाती है और उसको अपन फिर से क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, और एनर्जाइज करने के बाद वो फिर से चालू हो जाता है। दैट मीन्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ आयंस, फिर से बोल रहा हूं, इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ आयंस। तो बात को समझो इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, नीट में पूछा गया सवाल है ये। इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब भी मेटेलिक कंडक्टर्स की बात आती है, इसको थर्मोडायनेमिक में और भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कंडक्शन में और पढ़ेंगे, ठीक है। और कंडक्शन बैंड एक थ्योरी है, जिस थ्योरी में इसको और भी डिस्कस करेंगे। तो आप इतना याद रखो कि जब भी कंडक्टर्स में देखिएगा, आप लोगों को ये न्यूज़ में आता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि कहीं पे आग लग जाती है, या फिर कहीं किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी के बर्नआउट होने से आग लग जाती है। क्यों आग लग जाती है? क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज ट्रांसफर होने से, सुनिएगा बात ध्यान से मेरा, कंटिन्यूअस चार्ज ट्रांसफर होने से वो जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर हीट हो जाता है। कंडक्टर के हीट होने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बोला मैं? कंडक्टर के हीट होने से, टेम्परेचर गेन करने से रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, रेजिस्ट करता है वो, है ना, चीजों को रेजिस्ट करता है कि ना आओ तुम, मतलब चार्ज जो फ्लो हो रहा है उस चार्ज को रेजिस्ट करता है। अब क्या होता है, जबरदस्ती चार्ज उसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो जबरदस्ती ट्रांसफर होने के कारण अकोमुलेशन ऑफ चार्ज, दैट मीन्स इकट्ठा हो जाता है आपका चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जो चार्ज पार्टिकल है वो इकट्ठा हो जाता है, और चार्ज पार्टिकल के पास इटसेल्फ एनर्जी होती है, और इटसेल्फ एनर्जी होने के कारण वहां पे फ्रिक्शन के कारण आपका चीज हीट जनरेट होता है, और हीट डायरेक्टली टर्न इनटू द बर्निंग इशू, ठीक है। तो उसके कारण घरों में आग लग जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि लो क्वालिटी के वायर्स ना लगाए जाए।
क्योंकि लो क्वालिटी के वायर्स जो होते हैं उसका जो इंसुलेशन होता है वो भी उतना प्रॉपर नहीं होता है। इंसुलेशन जो मटेरियल्स जो होते हैं, दैट प्लास्टिक जो पॉलीमर जो यूज होता है उसका क्वालिटी सही नहीं होने के कारण दैट टेम्परेचर को वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, और टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा तो इट इजिली कैचेस फायर। ठीक है, तो फायर कैच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे आग लग जाएगी। ठीक है, तो अपन अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जीके बता दिया मैं आपको। इट इंक्रीजेस with increase in temperature, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये इसमें जितना भी टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बेटा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस को मैंने इतने डिटेल में आपको इसलिए बताया कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में एक बेसिक सा आप में क्या बोलते हैं, एक बेसिक सा आप इसमें लॉजिक रखोगे तो आपको चीजें और क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी। इसमें हम फॉर्मूले भी यूज करेंगे, इसमें हम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी यूज करेंगे, वो भी आपको समझ में आएगा। इसमें जो भी अभी बात करूंगा इसमें आगे, वो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बात करूंगा कि भाई साहब अभी तो आपको पता चला कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन है इसमें ये सारी चीजें होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में अगर कुछ रूल्स अगर अपन फॉलो करें तो क्या होगा उसमें। ठीक है, और देखो इस चीज को फील करके पढ़ो बेटा, जितना ज्यादा इसको फील करोगे उतना ज्यादा आगे का लेक्चर समझ में आएगा और उतना अच्छे से आपसे न्यूमेरिकल बनते जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आया होगा। फिर देखते हैं मेन इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटा, है ना। अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक देखा था, क्या देखा था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो कहां से आया, इलेक्ट्रोलाइटिक कहां से आया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस से आया है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस से आया है। तो देखिए इसको, किसको इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। तो ये डेफिनेशन आप नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन अभी भी और इस एंटायर चैप्टर में आपको काम आने वाला है। जहां पे भी मैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की बात करूंगा, आपको दिमाग में ये चीज लाना है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड योर इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट, केमिकल सब्सटेंस, एंड केमिकल सब्सटेंस दैट मींस ये एसिड भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, ये सॉल्ट भी हो सकता है। और हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे। बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। दूसरी बात, इट इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किसमें कैरिड आउट करते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मैंने आपको बताया था बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का दो पार्ट बताया था, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया था, सेकंड बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल। तो देखिए आपको डेफिनेशन मिल गया। ठीक है, कौन सा डेफिनेशन मिल गया कि इट इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे आप देते हो वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, उसके बाद इसका और इसके जो एग्जांपल्स टाइप की कुछ चीजें हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले बता दे रहा हूं, उसको बाद में देखेंगे। तो देखो, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू टेक्स प्लेस, टू सुटेबल इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन द लिक्विड। कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस को होने के लिए टू सुटेबल इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में इमर्स रहेगा। वो किस टाइप का लिक्विड रहेगा, दैट लिक्विड इज इलेक्ट्रोलाइट। द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स आयन, है ना, मैंने बताया ना कि दैट लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स आयन। अगर वो आयन कंटेंट नहीं कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आयन का मूवमेंट होगा तभी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, कंटेन्स आयन।
when an electric potential is applied between the electrode, that means what, जब आप इलेक्ट्रिकल स्विच ऑन करोगे और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल अप्लाई होता है, वो चीज अपन डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। इलेक्ट्रिक potential is applied between the electrode, the positively charged ion moves toward the cathode। ये याद रखे रहेंगे आप, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं moves towards the cathode and negatively charged ions moves towards the एनोड। ये चीज आप याद रखे रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक जनरलाइजेशन आपको क्या मिल रहा है कि आपका जो कैथोड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और एनोड के साइड आपका नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, ठीक है। चीजों को लाइन से समझते जाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। एनोड, व्हेन कैटायन रीचेस द कैथोड, कंडीशन देखिए, व्हेन कैटायन रीचेस द कैथोड इट टेक्स अप इलेक्ट्रॉन्स एंड दस गेट्स इट्स चार्ज न्यूट्रलाइज्ड, है ना। इट टेक्स अप इलेक्ट्रॉन, जब आपका कैटायन जो है कैथोड में रीच करेगा, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज आयन इन प्लेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन यू कैन ऑल्सो राइट एज अ कैथो, क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन के जगह पे आप सिंपली यहां पे कैटायन लिख सकते हो, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज आयन के जगह पे आप सिंपली यहां पे कैटायन लिख सकते हो। कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड एंड अनायंस मूव्स टुवर्ड द एनोड, ठीक है। Thus the gain of electron decreases in oxidation number। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होता है, ठीक है। मींस रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, इसको बेटा फील करके पढ़िए। मान के चलो आपके पास यहाँ पे कैथोड रखा हुआ है, ठीक है, कैथोड रखा हुआ है और इस कैथोड द इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड। पॉजिटिवली जो चार्ज्ड आयन है वो कैथोड के साइड पे मूव करेगा। जब कैथोड के साइड पे मूव करेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, तो क्या करेगा, इट टेक्स अप इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स को वो ले लेगा और इलेक्ट्रॉन्स को लेके वो क्या करेगा, चीज़ों को, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और आप जानते हो कि जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको दो मेथड बताया था, आपको अगर याद होगा तो, रेडॉक्स में एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड था, सिंपली, ठीक है। दिस मीन्स रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड। मतलब आप क्या बोल सकते हो, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या बोल सकते हो आप, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। जब एक सिस्टम आपको पता चल जाता है, मतलब एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और यहां से स्टेटमेंट, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वाला जो स्टेटमेंट है, यहां से आप नेगेटिवली चार्ज या फिर अनायंस मूव्स टुवर्ड द एनोड एंड पॉजिटिवली चार्ज मूव्स टुवर्ड अनायन मूव्स टुवर्ड द एनोड, ऐसे करके इसको स्टेटमेंट को चेंज करोगे। फिर यहां पे लिखोगे दस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ऐसे करके स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो। और चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, हम रखें आपके लिए। सिमिलरली एन अनायन व्हेन इट रीचेस द एनोड गिव्स अप इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड दस गेट डिस्चार्ज्ड, ठीक है। ये आप अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये मान के चलो ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। आपका मोबाइल फोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो बैटरी कंटेन करता है वो भी इसी फिनोमिना पे वर्क करता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, ठीक है। तो दो कंक्लूजन आपको देखने को मिला, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से वहां पे डिसोसिएशन होता है, और डिसोसिएशन से आपके इलेक्ट्रॉन का इधर उधर इलेक्ट्रॉन और आपका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका इधर उधर मूवमेंट होता है। इधर उधर मूवमेंट होने के कारण उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है साइमल्टेनियसली, जिसके कारण उसको आप रेडॉक्स बोलते हो। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, बेसिक सी चीज है। इसको यहाँ पे मेरे बताने का मेन मकसद वही है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आगे हम लोग एसआरपी वगैरह देखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, जो कि IUPAC है ना, उसी के आधार पे सारी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलती है। आज की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है SRP के आधार पे चलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब अपन डिस्कस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बेसिक सा, बहुत बेसिक सा और बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसके पहले क्या बोलते थे उसको? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते थे। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता था तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल याद रखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन पोटेंशियल। और हम लोग इसी सारी चीजों पे बात करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे बात करेंगे। ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी रिपीट करेंगे, क्योंकि वहां पे हम आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में चीजों को अच्छे से बताएंगे। अभी से इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा सा चीज बैठा रहे, ठीक है, और आप इस चीज को थोड़ा सा लाइन अप करके चलते चलिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सम इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए जरूरी होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट बात है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ओबेस ओम्स लॉ, ठीक है। कौन सा? आपका चाहे मेटेलिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हो, दोनों ओबेस ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग इट, ठीक है। मतलब ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ का आपने ऐसा भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा, लेकिन ये सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के केस में बोल रहा हूं बेटा, मैं मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों के केस में बोल रहा हूं, तो ध्यान से देखिए इसको, है ना। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस and the current flowing through it, and the current flowing through it। आप सब जानते हो कि रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जिसको आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड चीजें होती है और कंसेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए। आज तक हम लोग ओम्स लॉ मेटेलिक के लिए लगाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए भी ओम्स लॉ ओबे करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंडक्टेंस, ठीक है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि कुछ तो कंडक्ट होने वाला है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना, वेयर C इज योर कंडक्टेंस एंड दिस इज द रेसिप्रोकल। दैट मीन्स आप क्या करोगे, इसका तो ओम था, तो इसका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा पर ओम हो जाएगा, ठीक है। पर ओम को एक और यूनिट के नाम से जाना जाता है, सीमेन। क्या बोलते हैं इसको? सीमेन, ठीक है। एक और यूनिट के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखे रहिएगा, ठीक है, आपको काम आने वाला है, ठीक है। SI यूनिट के कैटेगरी में ये आपको मिलेगा, ठीक है। हम लिस्टिंग करके रखें जो आपको अपन अभी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। पर ओम का मतलब होता है सीमेन, जिसको आप मोह के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसको आप मोह भी बोल सकते हो, पर ओम मतलब मोह, है ना, ऐसे करके आप बोल सकते हो। सिंपल सा चीज है, तो ये याद रखे रहिएगा। कंडक्टेंस जो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है रो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है रो। द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर of uniform cross section is directly proportional to its length। देखिए, resistance R is directly proportional to its length and inversely proportional to its area, ठीक है, proportional to the area of cross section। अब यहां से ये होगा कि मान के चलो आपको किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो आप उसके लेंथ को बढ़ा दीजिए।
लेंथ को बढ़ा दोगे। कंक्लूजन पॉइंट देखो बेटा पहले, उसके बाद बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ये आपका रो होता है, सिंपल सी बात है, यही आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर अपन रेजिस्टेंस से इसका रिलेशन देखते हैं, रेजिस्टेंस को अगर किसी चीज की बढ़ाना है तो हम उसका लेंथ इंक्रीज कर देंगे, लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हो, दैट मीन्स द वायर की अगर आप थिकनेस को बढ़ा देते हो, थिकनेस को बढ़ा देते हो, क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हो। ये सवाल एम्स में भी आया था कि ऐसे करके आपको देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो यहां पे कंडक्टर का जो था, दो मेटेलिक रॉड का डिस्टेंस आपको दे रखा था और यहां का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो दे रखा था। ये कुछ स्क्वायर टाइप का बन रहा था, है ना, स्क्वायर टाइप का बन रहा था। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। तो आपको रेजिस्टेंस से आपका रिलेशन पूछा था, तो वो क्वेश्चन भी करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए कि इसकी वैल्यू को आप डिक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वैल्यू को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज आप याद रखे रहेंगे। दूसरी चीज, रो से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो रो से वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, RA/L इक्वल टू रो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए अगर ये वैल्यू इसका, अब मेरे को क्या होता है, ओम, ठीक है, ओम है इसका यूनिट, देख लीजिए यहां पे बता देते हैं। इसका अगर ये रो L/A है ना बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, RL/A इक्वल टू रो है, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा आपका ओम, ठीक है, और इसका होगा मीटर स्क्वायर अपॉन, सॉरी मीटर, और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये से ये कट गया तो क्या आएगा, ओम पर मीटर, ऐसे करके। या फिर यू कैन से दैट ओम पर सेंटीमीटर, इसका एसआई यूनिट आएगा, ठीक है। तो मैं अब बार बार आपको बोल रहा हूं कि एसआई यूनिट को आप नेग्लेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा इस चीजों में, क्योंकि डायरेक्ट आपको एसआई यूनिट का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उस चीज को भी अपन कवर करेंगे। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फाइंड आउट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करके बोल देंगे तो आपको थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को याद रखना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंबल है के दैट मीन्स होता है कप्पा, के दैट मीन्स होता है कप्पा, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कप्पा जो है के 1/रो है। तो अगर रो की जो वैल्यू है, रो की वैल्यू RL/A जो होता है, इसको अगर आप यहां पे पुट करोगे तो कप्पा की जो वैल्यू आएगी A अपॉन आपका RL हो जाएगा, ये कप्पा की वैल्यू आती है, ठीक है। तो अबाउट डेफिनेशंस अप्लाई टू द मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। किस पे अप्लाई होता है, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू है ये भी दोनों में अप्लाई होता है, मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में। इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन एम्स का पॉइंट है, ये है ना, एम्स के एजर्शन वाले पॉइंट है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान में रखे रहेंगे। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन टू द फ्लो ऑफ करंट is directly proportional to the distance between the electrode, जो कि मैंने आपको बोला था, ये एम्स का पॉइंट था। प्रीवियस ईयर आप उठा के पूछ लो, देख लोगे तो आपको एम्स का पॉइंट दिख जाएगा। और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इस कंसेप्ट पे बेस्ड था, स्क्वायर एरिया था और उसको अपन निकालेंगे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो आप इसको अगर ऐसे बनाओगे तो जो फॉर्मूला मैं पीछे लिखा था बेटा A/RL, तो यहाँ पे भी A/ρL लिख दिया है, ठीक है, RL है वो, ठीक है। ऐसे करके कर दोगे तो वो ρL/A होता है ना, ρL/A होता है, तो इसको करोगे तो RA/L हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये होगा आपका कप्पा की वैल्यू, ये होगा आपका कप्पा की वैल्यू। कप्पा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे, द कंडक्टेंस, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक निकाला है, यहाँ पे जो निकाला है वो स्पेसिफिक निकाला है। L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ इक्वल टू K। तो यहाँ पे लिखा है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
तो ऐसे करके चीजों को आपको याद करना है और सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है, है ना। मेन चीज क्या है, देखो यहाँ पे जो मेन चीज था, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ योर रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोला जाता है आपका कंडक्टिविटी, ठीक है। तो फिर ये इक्वेशन थोड़ा सा देख लीजिए कि हम फिर से एक नया चीज डिफाइन करने वाले हैं। यहां पे हमने लिखा ए बाई एल, ठीक है, ए बाई एल, ठीक है। तो यहां पे एक चीज याद रखने रहना, एल बाई ए जो है वो सेल कांस्टेंट होता है। सेल कांस्टेंट मतलब उसको अपन दिखाएंगे जी से, किससे दिखाएंगे, जी से। तो सेल कांस्टेंट का आपके पास डेफिनेशन आता है। सेल कांस्टेंट के डेफिनेशन में देखिए, सेल कांस्टेंट इज फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर द पर्टिकुलर सेल and it is defined as the distance between two parallel electrodes of the cell divided by the area of cross section of electrode, divided by the area of cross section of the electrode। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो K इक्वल टू सी, C होता है आपका, C होता है, यहां पे बताया था ना, C जो है आपका, सॉरी, C जो है आपका ये वाला था, कहां गया, ये कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस 1/r होता है। तो यहां पे अपन 1/, जो r की वैल्यू थी, 1/, जो r की वैल्यू थी, 1/r लगा लो यहाँ पे, है ना, 1/r यहाँ पे लग दो, ये r है तो इसको ऊपर कर दोगे तो 1/r हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा c, क्योंकि ऊपर कर रहे हैं ना बेटा, ये r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इसको ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ये था, ये k इक्वल टू 1/ρ है, k इक्वल टू 1/ρ है। तो यहाँ पे अगर रो की वैल्यू पुट करोगे तो r जो है 1/r के फॉर्म में आएगा, 1/r मतलब आपका कंडक्टेंस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वही चीज अपन यहाँ पे बता रहे हैं कि इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर सेल एंड डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड ऑफ सेल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इस चीज का डेफिनेशन आपको याद रखे रहना है। यहाँ पे k इक्वल टू सी, सी क्या है आपका, सी क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है। तो कप्पा इक्वल टू सी कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे करके होगा, ठीक। और यहाँ पे सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी, सेल कांस्टेंट की k/c लिख सकते हो आप, ऑब्वियस सी बात है। सेल कांस्टेंट जो है वो k/c, k कप्पा है वो तो जानते हो, और k इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या फिर कंडक्टिविटी बोला जाता है उसको, ठीक। फिर ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिख सकते हो इसको, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/c मतलब आपका c इक्वल टू 1/r है, c इक्वल टू 1/r है। तो r इक्वल टू क्या होगा, 1/c, ठीक है, r इक्वल टू क्या होगा, 1/c। तो इस 1 यहाँ पे 1/c मान के चलो और ये हो जाएगा kr। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस भी आपका सेल कांस्टेंट देता है। तो ऐसे करके आपके पास बहुत सारे फॉर्मूला बन जाता है, तो उसको देखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका देखा जाए तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ओम पर सेंटीमीटर था और रेजिस्टेंस भी वही था, क्योंकि पर ओम था तो उसका आपका ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो आपका ये पर ओम पर सेंटीमीटर इसका SI यूनिट आएगा। तो SI यूनिट आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि नीट के एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट SI यूनिट भी पूछ देते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इसको देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा चीज है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, जिसको लैम्डा इक्विवेलेंट से दिखाते हैं अपन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन which contain 1 gram equivalent of electrolyte, ठीक है, which contain 1 gram equivalent of electrolyte, ठीक है। दैट मीन्स आप लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू k, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर यू कैन से दैट इट इज अ कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम इन ml, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम इन ml which contains 1 gram equivalent of electrolyte, ठीक है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, C ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको मिलता है पर लीटर में, ठीक है, पर लीटर में मिल रहा C ग्राम इक्विवेलेंट, तो अपन क्या करेंगे, इसको C से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनता है और ये वाला फॉर्मूला को अपन यूज करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पर ओम
पर ओम पर सेंटीमीटर फॉर पर ग्राम इक्विवेलेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बनता है, एंड दिस इज योर एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट बनता है। तो इस यूनिट को भी आगे चलेंगे। ठीक है, सिंपल यूनिट है, एसआई यूनिट अलग हो जाएगा, एसआई यूनिट इसके सेमेन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सेमेन के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको सेमेन के फॉर्म में भी मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। फिर देखिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लगाते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन, वन नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ऑफ सॉल्ट इज 50 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है ऑफ द सॉल्यूशन इफ द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच हैविंग एन एरिया ऑफ इतना, एरिया भी दिया है और उनके बीच का आपको डिस्टेंस भी दिया है। तो आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए K इंटू वॉल्यूम इन ml ये करना पड़ेगा, या फिर ऐसे नहीं कर सकते तो इसको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन C करना पड़ेगा। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं तो। ठीक है, अब फिर आप जो दिया है ना बेटा, वहां से अपने को यहां से क्या निकालना पड़ेगा, K निकालना पड़ेगा। K निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, K इक्वल टू 1 अपॉन रो, और 1 अपॉन रो, तो रो तो मैं जानता हूं, रो इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन आर, सॉरी रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल, ऐसे करके होता है। तो उस फॉर्मूला को मैंने यहां पे यूज कर लिया, क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस भी दिया है और एरिया भी दिया और लेंथ भी दिया है, सारा चीज को मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे को के की वैल्यू 1/100 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू मैंने 1/100 रखी, और उसके बाद मैंने बताया ना आपको सी, दैट मीन्स ये हो गया उसका कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि हमने पीछे कंसेप्ट में पढ़ा है, सी आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 नॉर्मल दिया है, 1 नॉर्मल दे चाहे 1 मोलर दे, 1 नॉर्मल दे चाहे 1 मोलर दे, आपको यहाँ पे 1 पूछ करना है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नॉर्मलिटी में दे सकता है, मोलारिटी में दे सकता है। फिर हमने इसको और इसको काट दिया, हमारे पास इक्विवेलेंट की वैल्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू 10 आ गई। तो इस टाइप से इसका न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें देखते हैं, और ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के जैसा ही है मोलर कंडक्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस K एंड द वॉल्यूम इन ml विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या हुआ कि वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कर रहा था ना। ठीक है, ये क्या कर रहा था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा था, ये क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा है। तो इसका क्या होगा, लैम्डा m इक्वल टू K इंटू V इन ml। ठीक है, इसको अपन अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मोलर। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे करके मोलर हो जाएगा, और ये है आपका एस यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका थोड़ा अलग होगा। फिर आगे देखते हैं इसका न्यूमेरिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास दो दिया हुआ है, 0.08 m सॉल्यूशन एंड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज 2 × 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, और है 0.1 सॉल्यूशन एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज 50 ओम। तो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये वाला फर्स्ट निकालने के लिए अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लैम्डा m K इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है, क्योंकि मेरे को 0.08 m सॉल्यूशन दे रखा है, K की वैल्यू भी मेरे को दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू निकाला, मेरे को क्या निकला, 250। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन भी देख लीजिएगा, 250 पर ओम पर सेंटीमीटर पर मोल, ये मेरे को निकला। लेकिन यहां पे दिक्कत आ रहा है, 0.1 m सॉल्यूशन एंड रेजिस्टिविटी इज गिवन। इफ रेजिस्टिविटी इज गिवन देन आप क्या फाइंड करोगे, K इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, सॉरी रो डालोगे, और रो की वैल्यू आपको, रो की वैल्यू दी नहीं है, तो रो की वैल्यू को भी आप चेंज करोगे किसमें, RA अपॉन L के फॉर्म में। RA अपॉन L के फॉर्म में चेंज करोगे तब भी बात नहीं बनेगी। सॉरी रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टिविटी दिया है ना, ये रेजिस्टिविटी दिया है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू 50 ओम सेंटीमीटर दिया है, तो आप यहां पे ओम में डाल दोगे, तो K की वैल्यू आपके पास निकल गई। आपके पास फॉर्मूला है m वाला, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके K की वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू, इसको डाले, ये K की वैल्यू डाले 1/50 आपको है ना, और इसका वैल्यू डाले तो आपको आया 200 पर ओम पर सेंटीमीटर। तो यहां पे आप कंक्लूजन बोल सकते हो, सो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.018 सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन इसका। ठीक है, 250 इसका है, 200 इसका है, तो इसका ज्यादा होगा। तो इस टाइप से ये चीजें आपको मैंने बताया, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स थे।
जिसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स में बढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।